आइए आज हम कक्षा 10वीं की गणित में प्रश्नावली 1.3 का पहला प्रश्न पढ़ें। पहले प्रश्न की जो कंडीशन है ध्यान से देखिए, लिखा है सिद्ध कीजिए कि कर्णी 5 एक अपरिमेय संख्या है। हमको कर्णी 5 को एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। इसको हम कुछ इस प्रकार से लिखेंगे। माना जो सिद्ध करना है उसका विलोम है। माना कि a/b बराबर से कर्णी 5 एक परिमेय संख्या सिद्ध करना है अपरिमेय। मान लिया हमने परिमेय। ऐसी परिस्थिति में एक और तथा a व b का कोई सार्वभाजक a व b का कोई सार्वभाजक नहीं है, अर्थात ऐसी कोई संख्या नहीं है जो कि a और b दोनों को पूर्णतः विभाजित कर दे। तब देखिए इस संख्या a/b बराबरी से कर्णी 5 है। इसका जब हम तिर्यक गुणा करेंगे तो कंडीशन इसी में आएगी a बराबरी से कर्णी 5। इसके दोनों पक्षों का वर्ग करते हम तो माना जाएगा a² बराबरी से 5 b की घात 2। a की घात 2 का मान है 5 गुणित b की घात 2। ध्यान से समझने का प्रयास करें। यदि हम में से सब जानते हैं कि 6 बराबरी से 2 गुणित 3 हो, इसका सीधा सा मतलब है कि 6 में अंक 2 का भी भाग जाएगा और 3 का भी भाग जाएगा। यहाँ भी वही कंडीशन है। ध्यान से देखिए a वर्ग बराबरी से 5 गुणित b की घात 2 मतलब a की घात 2 में b की घात 2 का भी भाग जाएगा और 5 का भी भाग जाएगा। इसका सीधा सा मतलब है कि हम लिख सकते हैं अतः a की घात 2 इससे 5 से विभाजित है। a की घात 2 5 से क्या है? विभाजित है। अगर a की घात 2 5 से विभाजित है, इसलिए a भी काहे से? 5 से विभाजित होगा, इसलिए a भी 5 से विभाजित होगा। इसका मतलब है कि हम मान लेते हैं, माना कि a बराबरी से 5 गुणित c। इसको यदि अपन समीकरण 1 कहें तो इस समीकरण 1 के मान को समीकरण 2 से हम प्रतिस्थापित कर देंगे a की जगह पर 5c। कौन से समीकरण? 1 में। कौन से समीकरण? 2 से। क्या? a बराबरी से 5c। a बराबरी से कितना? 5c। क्या कर रहे हैं हम? रख रहे हैं। a की घात 2 मतलब 5c की घात 2 पूरे की घात 5c और इस पूरे की घात 2। a की घात 2 मतलब 5c पूरे की घात 2 बराबरी से 5 b की घात 2। 5 का 5 में जब हम गुणा करेंगे तो मान हमारे पास आ जाएगा 55
25, पचाम 25, c की घात 2 बराबरी से 5 b की घात 2। ध्यान से अगर हम देखें तो हम पाते हैं कि इस 25 में 5 का भाग चला जाएगा। पचम 25 5 बार भाग जाएगा, बराबरी से b की घात 2। कंडीशन फिर से वही आ गई, यदि हमारे पास कोई अंक है 12 और 12 के गुणनखंड मान लो कुछ इस प्रकार से बनते हैं, तो हम बड़ी आसानी से कह सकते हैं कि 12 2 से भी विभाजित होगा और 12 3 से भी विभाजित होगा। यदि हमारे पास कोई अन्य अंक हम ले, जैसे कि मान लो 14, तो 14 के 2 गुणनखंड होते 2 × 7, तो हम बड़ी आसानी से कहते कि 14 2 और 7 दोनों से ही पूर्णतः विभाजित होगा, क्योंकि 14 के ही गुणनखंड है। जिस प्रकार से यहाँ पर a की घात 2 बराबरी से 5b की घात 2 था, मतलब a की घात 2 में 5 का पूरा भाग चला जाएगा, इसलिए हमने लिखा कि a की घात 2 5 से विभाजित होगा, इसलिए a भी 5 से विभाजित होगा। बिल्कुल वही की वही स्टेप यहाँ भी आएंगे, मतलब b की घात 2 भी 5 से विभाजित है, इसलिए b की घात 2 किससे 5 से क्या होगा, विभाजित होगा या विभाजित है। अगर b की घात 2 5 से विभाजित है, संख्या ध्यान से देखिए, b की घात 2 5 से विभाजित है, तो हम लिख सकते हैं अतः b भी काहे से 5 से क्या होगा, विभाजित होगा। अतः b भी 5 से विभाजित होगा। कंडीशन को ध्यान से देखिए तो हम पाते हैं कि a भी 5 से विभाजित है। यहां पर इस कंडीशन को ध्यान से देखें तो हम पाते हैं कि a भी 5 से विभाजित होगा और b भी, यहां दूसरी कंडीशन आ गई कि b भी 5 से विभाजित होगा, लेकिन ऊपर की लाइन कहती है a व b का कोई सार्वभाजक नहीं है। लेकिन ध्यान दो, a में भी 5 का भाग जाता, b में भी 5 का भाग जाता, मतलब a और b का कोई सार्वभाजक नहीं, ये कथन तो असत्य हो गया। तो हम लिखेंगे, आगे देखिए, हम लिख सकते हैं क्या, 5 से a व b क्या दोनों विभाजित है, जो कौन से कथन, a व b का, जो कौन से कथन a व b का कोई क्या नहीं है, सार्वभाजक। a व b का क्या नहीं है, सार्वभाजक नहीं है। कैसा है, विपरीत है या विलोम है, विपरीत है या विलोम है। हमने माना परिमेय संख्या, हमने कथन कहा कि इसका कोई सार्वभाजक नहीं है। अगर ये परिमेय संख्या होती तो वाकई a और b का कोई सार्वभाजक नहीं होता, लेकिन क्योंकि ये परिमेय संख्या नहीं थी, इसलिए a और b का सार्वभाजक आ गया, जो कि वास्तविकता का विलोम हो गया। तो हम लिख सकते हैं अतः a बटे b, अतः a बटे b बराबरी से करनी 5। एक कौन सी संख्या, अपरिमेय संख्या, कौन सी संख्या, अपरिमेय संख्या। कक्षा 10वीं में काफी महत्वपूर्ण प्रश्न ये आता है, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। यहाँ पर
दिए गए अंक में एक थोड़ा सा फेरबदल करके कुछ लोग करनी 5 की जगह करनी 2 दे देते हैं, करनी 3 दे देते हैं। उससे कोई ज़्यादा विशेष अंतर नहीं आता है। अंतर कहाँ कहाँ आता है, उस स्टेप को ध्यान से समझिए। यदि इसी प्रश्न में करनी 5 की जगह पर यदि करनी 3 आ जाए तो ध्यान देना, जहाँ पर करनी 5 का अंक है उन अंकों को मैं मिटाऊंगा। इन्हें थोड़ा सा ध्यान से समझने का प्रयास करें। जहाँ जहाँ पर करनी 5 या करनी 5 का वर्ग है, ये अंक है, मैं केवल उतने को मिटाता हूँ। उससे क्या होगा, ध्यान से थोड़ा समझिए। पूरा का पूरा यदि हम देखें तो इससे लगभग उसी से मिलते जुलते आएगी, ज़्यादा कोई विशेष अंतर इसमें नहीं मिलेगा। हल करने का पूरा पैटर्न बिल्कुल वैसे ही होगा। मान लो कि करनी 5 की जगह आपको आ गया, सिद्ध करना है कि करनी 3 एक अपरिमेय संख्या है, तो हम मान लेंगे कि a/b बराबर से करनी 3 एक अपरिमेय संख्या की बजाय परिमेय संख्या है। क्या मान लेंगे कि ये परिमेय संख्या है। a व b का कोई सार्वभाजक नहीं है, कथन बिल्कुल वैसे ही होगा। a/b बराबर से करनी 3 यथावत होगा। तिर्यक गुणा करेंगे तो a बराबर से करनी 3 भी आएगा। जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो वहां करनी 5 में बदला था, यहाँ करनी 3 में बदल जाएगा। मतलब 3 a की घात 2 को विभाजित करेगा, इसलिए a भी 3 से विभाजित होगा। इसलिए a बराबरी से 3c मान लेंगे। 3c को समीकरण 1 में रखेंगे तो यह आ जाएगा 3 3 9c की घात 2, यहाँ पर आ जाएगा ये मान 3। अब ध्यान से देखिए, अगर हम ध्यान से देखें तो यह आ गया 9, यहाँ पर 3 आएगा, 3c का वर्ग करने पर 9c आएगा। अब इस 3 से 9 में भाग देंगे तो 3 बार जाएगा। कहने का मतलब b की घात 2 को 3 विभाजित करता है, इसलिए b भी 3 से क्या होगा, विभाजित होगा। क्योंकि इस पद में लिख रहा है कि 3 a को विभाजित करता है, यहाँ लिखता है कि 3 b को विभाजित करता है, तो हम लिख सकते हैं 3 से a और b दोनों विभाजित है। जो कथन a b का कोई सार्वभाजक नहीं है का विलोम है, इसलिए a/b बराबर से करनी 3 एक अपरिमेय संख्या होगी। कई बार यहाँ पर करनी 3 की बजाय करनी 2 दिया जा सकता है, करनी 2 की बजाय करनी 7 दिया जा सकता है। इस प्रकार से कोई भी अंक आए, पैटर्न वही होगा। एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसलिए सभी से गुजारिश है कि इसको बड़ी ध्यान से, बड़े सावधानी से बार बार हल करके देखें। आसान सा प्रश्न है, परीक्षा के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आज इतना ही, फिर और कभी।